ओके गाइस, वेलकम बैक टू रट्टाफिकेशन। तो लिविंग वर्ल्ड का पहला लेक्चर मैंने पोस्ट कर दिया है। ठीक है, उसमें हमने एक्चुअली में ये वाला पेज जो है कंप्लीट पूरा कर लिया था पढ़ के। बट एक्चुअली में इसमें जो पॉइंट्स लिखे थे जो आपको लिखने थे वो मैंने पोस्ट नहीं किया उस वीडियो में, तो पहले वो दिखा देते हैं आपको। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो हमने पिछले लेक्चर में एंड में सीखा था वो वाला पेज, उसी का ये लिखा हुआ पोर्शन है, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, अब हम इसी के आगे स्टार्ट करने वाला है और आज का टारगेट बेसिकली रहेगा कि ये जितने पेजेस हैं इस चैप्टर में पूरा आज करके ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें बस आपको रीड करना और समझना है। ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। इसके लाइंस आपको याद करनी है और जो एग्जांपल्स है वो आपको याद होने चाहिए, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसे बस फटाफट से रीड करके कंप्लीट करते हैं और आज भी कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर की ये वीडियो रहे, ताकि आपको ये पढ़ने में कन्वीनियंट लगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा ना लगे। तो अब बस स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या बोल रहा है अब? बेसिकली पीछे वाले में यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर कुछ रूल्स बताने वाले देखने वाले हैं कि एक्चुअली में बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं। ठीक है, उसके रूल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, वो रूल्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, नाउ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। ये मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में बाइनोमियल नेम में रूल्स क्या है, कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए हमारे बाइनोमियल नेम लिखते वक्त किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, इन दिस नेम मैंजीफेरा जो है वो जीनस है, इंडिका हमारा स्पीशीज़ है। ठीक है, यानी मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा हमारा जेनेरिक नेम है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, यहाँ पर ये बात लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और यूनिवर्सल रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के लिए, वो कितने हैं? 4 हैं। क्या क्या हैं? पहला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, जो नाम है उसका ओरिजिन, ठीक है, कहीं से भी हुआ हो। ठीक है, मतलब सॉरी, जो बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन में रखा जाता है। लैंग्वेज कौन सी होती है? लैटिन। लिखा किस में जाता है? इटैलिक्स में। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म चाहे किसी भी जगह से आया हो, कोई भी देश हो, कहीं से भी आया हो, उसका जो नाम होता है वो लैटिनाइज होता है, मतलब लैटिन में ही लिखा जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। पहला वर्ड बायोलॉजिकल नेम का जीनस रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तीसरा रूल क्या है? बोथ वर्ड्स बायोलॉजिकल नेम में जो दोनों वर्ड हैं वो जब हाथ से लिखे जाते हैं, हैंड रिटन है, मान लो अब हर इंसान प्रिंट थोड़ी ना कर रहा है, उसको हम लोग हाथ से लिख रहे हैं। ठीक है, हाथ से लिखते वक्त कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले दोनों ही पार्ट्स को, दोनों ही कंपोनेंट्स को, दैट इज़ जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को, जब आप लिखते हो तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों को जेनरिक नेम लिखा, स्पेसिफिक एपिथेट लिखा और एक साथ ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ये गलत है। जेनरिक नेम लिखो, उसको अलग अंडरलाइन करो, स्पेसिफिक एपिथेट लिखो और उसको अलग अंडरलाइन करो। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। और अगर उसको प्रिंट किया जाता है तो उसको प्रिंट करते इटैलिक्स में। आपको पता है कि इटैलिक्स में थोड़ा सा ना स्लैंटी सा हो जाता है, इटैलिक्स में प्रिंट करना रहता है। ठीक है, इटैलिक्स में क्यों प्रिंट करते हैं? टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है, क्यों प्रिंट करते हैं? टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। 14 और लास्ट रूल ये है कि जो फर्स्ट वर्ड है जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है नेम के कंपोनेंट में, वो कैपिटल, उसकी जो स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर से होगी और स्पेसिफिक एपिथेट की स्मॉल लेटर से होगी। जैसे कि मैंजीफेरा में देखो, ये है पहला कंपोनेंट जो जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एम कैपिटल है, और ये है स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका जिसका पहला लेटर स्मॉल से है। राइट, अब ये अब बोल रहा है कि जो ऑथर का नाम है, ठीक है, वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है। ठीक है, दैट इज़ एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम और एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब पूरा का पूरा नाम नहीं लिखते। एब्रीवेटेड का क्या मतलब है? एब्रीवेटेड मतलब कि पूरा का पूरा नाम नहीं लिखते। ठीक है, एब्रीवेटेड का मतलब पूरा पूरा नाम नहीं लिखते हैं, उसको शॉर्ट में थोड़ा सा करके लिखते हैं। देखो मैंजीफेरा इंडिका में यहाँ पर LINN लिखा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्पीशीज़ है, ये जो स्पीशीज़ है इसको पहली बार डिस्क्राइब किया था लिनियस ने। ठीक है, नाउ since it is nearly impossible to study all living organism, it is necessary to devise some means to make this possible.
देखिए इस अर्थ पे जितने भी स्पीशीज़ हैं उन सबको स्टडी करना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको स्टडी करना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम आज कोई स्पीशीज़ ढूंढते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर और भी कई स्पीशीज़ थे जो पहले क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हम उस एरिया में जो स्पीशीज़, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया था, वहाँ पर हम लोग कुछ खोजबीन करने गए, एक स्पीशी हमें मिली। हो सकता है हमारे आने से पहले वहाँ 2 या 3 और स्पीशीज़ थी, बट वो एक्सटिंक्ट हो गया, बट वो थी तो सही ना उस अर्थ पे। और मान लो हम इस एरिया को एक्सप्लोर करके फिर आगे चले गए, और उसके बाद हमने यहाँ पर ढूंढा। हमारे आगे जाने के बाद, दूसरे एरिया में चले जाने के बाद, हो सकता है कि यहाँ पर 1-2 और स्पीशीज़ नए जनरेट हो जाएं। तो बेसिकली इसीलिए कह रहे हैं कि नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना। लेकिन हमें अगर एक्चुअल में सारे ऑर्गेनिजम्स को लगभग पढ़ना है तो एक ऐसा मीन्स, कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा ताकि हम लोग लगभग लगभग सारे ऑर्गेनिज्म को कवर कर पाएँ। इसीलिए हम एक प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक मोटे मोटे तौर पे बता दें तो एक कैटेगरी डिसाइड कर लेना, ठीक है, और उस कैटेगरी में जो भी चीज़ें हमने फिक्स की हैं, ठीक है, जैसे 4 लिम्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट में, मान लो इंसेक्ट की कैटेगरी में हमने फिक्स किया कि भाई उसके जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे, ठीक है, उनमें मैल्पिगियन ट्यूब्यूल होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने डिसाइड कर ली। अब हम क्या करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको पकड़ेंगे और उसमें देखेंगे क्या कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें पाई जा रही है, फिर उसके हिसाब से उसको उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें एक्चुअल में उस स्पीशीज़ को स्टडी करने के लिए उसके जैसे और स्पीशीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक भी मिल जाएगा काफ़ी है, ठीक है। Now, classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. वही बात जो मैंने भी बताई, easily observable मतलब ज़्यादा माइक्रोस्कोप का यूज़ ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा डीप जाने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ ना करना पड़े, हो सकता है वो मॉर्फोलॉजिकल हो, ठीक है, हमें बाहर से ही दिख जाए, एनाटॉमिकल भी इजीली दिख जाता है, ठीक है। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई ये होना चाहिए, तब हम उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वी ईजली रिकग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट एंड एनिमल और डॉग, कैट, इंसेक्ट, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लांट हमें दिखता है तो हम बोल देते हैं हाँ भाई वो प्लांट है। क्यों हमने बोला, क्योंकि हमने एक कैटेगरी डिसाइड की है कि प्लांट जो हमारी कैटेगरी है, ठीक है, प्लांट कैटेगरी में हमें पता होना चाहिए कि वो ग्रीन कलर का हमारा प्लांट होना चाहिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एक जगह से मूव नहीं करेगी, उसके रूट्स होने चाहिए, और यंग है तो बहुत ज़्यादा ग्रीन होनी चाहिए, उसकी लीफ होनी चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए। कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने डिसाइड कर ली। अब हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, क्या उसकी पत्तियां हैं, उसके ब्रांच है, उसके रूट हैं, हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको हमने प्लांट में डाल दिया। तो वही चीज़ बोला है, इसी तरीके से प्लांट, एनिमल, कैट, डॉग जो भी हम देखते हैं तो हम बोल देते हैं हाँ भाई ये इस कैटेगरी का है, भाई ये डॉग है क्योंकि इसके 4 पाँव हैं, इसकी एक टेल है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। और कैट में भी आपको पता है उसके भी 4 पाँव हैं, उसके भी टेल होते हैं, बट कुछ चीज़ें डॉग और कैट दोनों में अलग अलग होती है। तो हम ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि हमने उस ग्रुप के लिए, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर लिए थे कि हाँ ये दिखेंगे तो उसको इस कैटेगरी में डाला जाएगा, राइट। द मोमेंट we use any of these terms we associate certain characters with the organism in that group। इसका क्या मतलब है कहने का, जो मैंने अभी पहले बताया वही है कि जैसे ही हम मान लो डॉग बोलते हैं, ठीक है, हमने डॉग बोला तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है, ठीक है, डॉग बोलने से फॉर एग्जांपल हमने डॉग बोला तो हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आ जाती है, हम इमेजिन कर पाते हैं कि भाई उसके 4 लेग्स होंगे, ठीक है, 4 पैर होंगे, एक टेल होएगी, ठीक है। और अगर इंडियन ब्रीड है तो आपको पता है उसकी बेसिकली वो उसकी टंग बाहर होगी, फॉर एन एग्जांपल कैट्स में होती है बट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, अगर आप डिफरेंस इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम डॉग बोलते हैं हमें उसका ये जो इमेज है वो इमेजिन हो जाता है, कैट बोलते हैं तो हमें इमेजिन हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। वो ये लाइन यही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही हम इनमें से कोई भी टर्म बोलते हैं, हम कैट बोले, हम डॉग बोले, हम एक कुछ भी बोले, इंसेक्ट बोले, कैट बोले, डॉग बोले, जैसे हम ये बोलते हैं हम सर्टेन कैरेक्टर्स इनके साथ चिपका देते हैं कि हाँ भाई इनके पास ये चीज़ें होंगी, ठीक है। वॉट इमेजिन डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग, ठीक है, वही बात बोल रहे हैं कि जैसे हम डॉग के बारे में सोचते हैं, डॉग शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हमारे
दिमाग में क्या चलने लगता है, क्या कैरेक्टर्स हम डॉग के साथ जोड़ते हैं. ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग एंड नॉट कैट. डॉग बोलेंगे तो हमारे दिमाग में डॉग ही आएगा, हम कैट इमेजिन नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ इफ़ वी थिंक ऑफ एल्स्टियंस. एल्स्टियंस क्या है? ये एक डॉग की ब्रीड है. ठीक है. इट इज़ अ ब्रीड ऑफ डॉग. वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है. नाउ सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी, हेयर. ठीक है. क्या बोल रहा है कि उसी तरीके से जब हम मैमल्स बोलते हैं तो हमें पता है हमारे दिमाग में आता है मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी, एक्सटर्नल ईयर्स जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बॉडी, हेयर. तो ये वाली लाइन आप हाईलाइट कर लेना. मैमल से लेकर के ये पूरा नहीं हाईलाइट करना, तो एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर आप अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लाइकवाइज इन प्लांट इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द बिग पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट एंड नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट. उसी तरीके से हम वीट इमेजिन करेंगे तो हमारे दिमाग में वीट ही आएगा ना, राइस थोड़ी ना आ जाएगा. Hence, all these dogs, cats, mammal, wheat, rice, plant, animal, etc. are convenient categories we use to study organism. ठीक है. इनको हम लोग एक कैटेगरी बुला रहे हैं. कैटेगरी अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम एक कैटेगरी एक बॉक्स की तरह इमेजिन कर लो. ठीक है. ये एक कैटेगरी है. मान लो प्लांट इज़ अ कैटेगरी. ठीक है. प्लांट क्या हमारी कैटेगरी, यानी इस कैटेगरी में सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा जिनके फीचर्स जो हमने डिसाइड किए हैं उससे मैच कर रहे हों. दिस इज़ कैटेगरी. अब कैटेगरी को ही हम दिस इज़ कैटेगरी. नाउ द साइंटिफिक टर्म कैटेगरी का टैक्सा बोलते हैं. ठीक है. कैटेगरी का साइंटिफिक नेम क्या है? टैक्सा. Here you must recognize that taxa can indicate category at very different level. Plant also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animal, mammals, dogs all are taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये लाइन बहुत confusing है. इसको सिंपल भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करते. देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर. सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि ये जो कैटेगरी है, टैक्सा है, क्या दोनों में अंतर है? एक तरीके से कहते हैं नहीं. जो कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी का ही साइंटिफिक नेम टैक्सा होता है. यानी दे आर नॉट डिफरेंट. इवन आगे देखेंगे कैटेगरी, टैक्सा, रैंक, लेवल्स, ये सारी एक ही चीज़ें होती है. ये बेसिकली क्या है, व्हाट दे आर इंडिकेटिंग. एक हमने फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको समझाने के लिए. प्लांट. ठीक है. प्लांट में मोनोकॉट्स, फिर उसमें आ गया आपका वीट. ठीक है. ये एग्जाम्पल में अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. प्लांट, मोनोकॉट, वीट, दीज ऑल आर लेवल्स. ये क्या है? ये सारे के सारे कैटेगरी हैं. ये प्लांट इज़ अ कैटेगरी क्योंकि हमें पता है कि प्लांट के अंदर और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं. प्लांट के अंदर एक बड़े से बड़ा ट्री आएगा, प्लांट के अंदर छोटे से छोटा हर्ब या शर्ब आएगा. ठीक है. मोनोकॉट ये अगेन एक कैटेगरी है. ठीक है. ये अगेन एक कैटेगरी है. मोनोकॉट ले लो, डाइकॉट ले लो, इसमें भी और सारे कई प्लांट्स आते हैं. वीट के भी कई स्पीशीज़ होंगे. ठीक है. वीट के भी कई स्पीशीज़ होंगे. एक ही तरीके का तो वीट होता नहीं है ना. वीट के भी कई स्पीशीज़ होंगे अलग अलग. तो आपको दिख रहा है दिस इज़ ऑल्सो कैटेगरी. इसके अंदर भी ढेर सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे अगर कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर दिया हमने. मोनोकॉट के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक मान लो हमने बोला कि पैरेलल वीनेशन होना चाहिए. और भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक हमने डिसाइड कर लिए. तो उस मोनोकॉट के अंदर भी ढेर सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे. वीट के भी मान लो ज़्यादा नहीं तो एक दो और मतलब ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ आएंगी. तो आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे कैटेगरीज हैं. यानी ये भी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है. ठीक है. ये या हम कह सकते हैं ये भी एक टैक्सा है या रैंक है, ये भी एक टैक्सा रैंक है, या ये भी एक टैक्सा रैंक है. आप क्लासिफिकेशन जब करते हो तो उसमें स्पीशीज़ से लेके बड़े से बड़ा किंगडम दैट इज़ प्लांट किंगडम सब एक कैटेगरी है. अंतर सिर्फ इतना है, स्पीशीज़ जो होती है वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है. उसके अंदर उससे नीचे कुछ नहीं होता है. बेसिकली होगा भी तो हमारे स्कोप से बाहर है.
ठीक है, स्पीशीज़ से एक स्पीशीज़, जैसे हम होमो सेपियंस है, ठीक है, हमारे से नीचे हमें और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे एनिमल्स में हमने तोड़ लिया, ठीक है, एनिमल किंगडम अगर आप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एनिमल किंगडम में कई सारे फाइलम है। उस फाइलम में से एक कॉर्डेट करके फाइलम है, उसमें भी एक सब क्लास है दैट इज़ मैमल, उसके अंदर हम आते हैं। अब हमसे ज़्यादा और नीचे स्पीशीज़ नहीं पढ़ना है हमें, हमारे स्कोप से ही बाहर है, ठीक है। होगा है कि नहीं है नहीं पता, बट होगा भी तो हमारे स्कोप से बाहर है। तो मतलब क्या है, सिंपल सा कि क्लासिफिकेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म आप पढ़ोगे वो एक लेवल ही है। वीट ये भी लेवल ही है, भले ही वो स्पीशीज़ है, बट स्पीशीज़ भी तो एक टैक्सा ही है ना, स्पीशीज़ भी एक टैक्सा ही है। मोनोकॉट अगेन ये तो हायर टैक्सा हो ही गया, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, पहली बात तो आप अपने आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे वो एक स्पीशीज़ ही है, ये शायद हमने पीछे पढ़ लिया था, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म आप हम देख रहे हैं, प्लांट्स में देख रहे हैं टोमेटो, ठीक है, सोलैनम ट्यूबरसम पोटैटो, ये सारे के सारे स्पीशीज़ ही हैं, स्पीशीज़ ही हमें ऑन ग्राउंड दिखता है, ठीक है। ये जितने भी हैं प्लांट किंगडम या मोनोकॉट डाइकॉट, ये तो एक तरीके से हम इमेजिन करते हैं, एक हमने सुपरफिशियली बना लिया कि हाँ भाई इस कैटेगरी के अंदर ये जाएगा। मोनोकॉट हमें आंखों से दिखता नहीं है, क्योंकि मोनोकॉट एक प्लांट नहीं है या एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो ग्रुप का तो नाम रखा जाता है ना, ग्रुप दिखता का है, ग्रुप दिखता नहीं है, ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो दिखता है, और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हमेशा एक स्पीशीज़ ही रहेगी। ये पीछे देखा था हमने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करेगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये सब वही बोल रहा है, देयरफॉर एनिमल्स मैमल्स डॉग्स सब टैक्सा रिप्रेजेंट कर रहा है, बस डिफरेंट लेवल पे। फॉर एग्जांपल देखो, वीट क्या है, लोअर टैक्सा है, ये भी टैक्सा बट लोअर है, सबसे नीचा वाला टैक्सा, ठीक है। ट्री शब्द हब ये भी हायर टैक्सा में आएगा, हायर इन द सेंस इससे तो हायर ही है, ठीक है। प्लांट अगेन इन तीनों से हायर है, बट ये भी एक टैक्सा है, ये भी एक टैक्सा है, ये भी एक टैक्सा है। टैक्सा मतलब लेवल, सिर्फ इतना है, ठीक है। जो भी स्पीशीज़ है, जितने भी स्पीशीज़ हैं वो बस एक लोअर लेवल होता है, बट वो लेवल ज़रूर होता है, ठीक है। उसी तरीके से डॉग भी लोअर टैक्स है या लोअर लेवल है, लोअर रैंक है। मैमल उससे हायर है, डॉग से हायर है, और एनिमल इन तीनों दोनों से हायर है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस पैराग्राफ से लिखनी है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके लिखिए। अब आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different टैक्सा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिफरेंट टैक्सा में रखा जा सकता है, ठीक है। क्या और ये जो हम प्रोसेस करते हैं ना कि एक ऑर्गेनिज्म को देख लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लिया, और उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने के बाद हम पहले एग्जामिन करते हैं कि हाँ भाई ये कैरेक्टरिस्टिक कौन से कैटेगरी में जाएगी, उसके हिसाब से हम फिर उस ऑर्गेनिज्म को उस कैटेगरी में प्लेस करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनिज्म की असेंशियल एंड ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर लिखा है ये सारे क्या है, असेंशियल हैं एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी का बेसिस बनाते हैं। मतलब जब भी हमें एक ऑर्गेनिज्म को प्लेस करना होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना होता है, उसी को टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब कि उसको कौन से लेवल में डाले। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा लेते हैं, अगर मैंने आपसे बोल दिया है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लो उस ऑर्गेनिज्म को आपने स्पेसिफाई कर लिया कि वो एक डॉग है, क्योंकि आपने देख लिया भाई उसके 4 पैर हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपने नोटिस कर लिया, मैमल है। अब आपको कुछ और चीज़ें देखनी होगी उसको और अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए। मोटा मोटा तो आपको पता है कि भाई ये जो है ना वो एक एनिमल ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या एक स्पीशीज़ है और ये एक किंगडम है, क्या सिर्फ यही 2 लेवल होते हैं क्लासिफिकेशन के? ऑब्वियसली नॉट। टेक्सोनॉमिक हायरार्की या क्लासिफिकेशन में बीच में और भी कई सारे लेवल्स हैं, टैक्सास हैं, उनमें भी उसमें भी इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ यही बोल रहा है कि हमने एक स्पीशीज़ आइडेंटिफाई कर ली तो इसके फीचर्स को हमें और बारीकी से पढ़ते पढ़ते जितने भी हैं स्पीशीज़ से ऊपर हमें जीनस इसका डिसाइड करना पड़ेगा, फिर फैमिली पे जाना पड़ेगा, फिर ऑर्डर देखना पड़ेगा,
कौन से ऑर्डर में जाएगा, फिर क्लास देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद फाइलम पे जाएगा और उसके बाद कहीं जाके हम उसको एनिमल किंगडम में, क्योंकि एनिमल तो हमें पता है कि ये एनिमल ही है, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, बट ये जो बीच के जितने भी टैक्सास हैं उनमें डालने के लिए इसमें डीपर स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ मॉर्फोलॉजी से काम नहीं चलेगा, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन है उन सब को कंसिडर करते हुए टैक्सोनॉमिक स्टडी करनी पड़ेगी, टैक्सोनॉमिक स्टडी करनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं। नाउ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस बेसिक टू टैक्सोनॉमी। यानी अगर हमें टैक्सोनॉमी करनी है, टैक्सोनॉमी का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म पकड़ा हमने, उसको किन किन टैक्सा में डालेंगे हम लोग, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म पहले लोअर टैक्सा में जाएगा, लोअर टैक्सा में तो वो है ही, यानी स्पीशीज़ तो हमने आइडेंटिफाई की ही है, ठीक है। उसके बाद उसे कौन से जीनस में डालना है, जीनस वाले टैक्सा में आइडेंटिफाई करेंगे कौन से जीनस में जाएगा, फिर कौन से फैमिली में जाएगा। तो ये जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, इसको टैक्सोनॉमी ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक है टैक्सोनॉमी का वो है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब पहले कैरेक्टर्स डिसाइड करो, तब तो जाके हम एक स्पीशीज़ पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टर्स डिसाइड कर लिए, उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को पकड़ो और आइडेंटिफाई करो कि उस ऑर्गेनिज्म में कौन से कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। और एक बार कैरेक्टर्स मैच कर लिए तो फिर वो कौन से कैटेगरी में जाएगा, यानी क्लासिफिकेशन कर दो। और एक बार जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा तब जाके नॉमेनक्लेचर होगा। पीछे लिखा भी था कि पहले आइडेंटिफिकेशन होगा उसके बाद नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, मान लो पहले आपने एक ऑर्गेनिज्म पकड़ा और आपको नहीं पता कि ये क्या है, इसका नाम क्या, कुछ नहीं पता, नया ऑर्गेनिज्म पकड़ा है, तो सबसे पहले आपने ऑलरेडी कैरेक्टराइजेशन किया है, मतलब कैरेक्टर्स डिसाइड किए हैं कि हाँ भाई ये वाला कैटेगरी में ये कैरेक्टर मैच होगा, तब जो है कि ऑर्गेनिज्म को इस कैटेगरी में डालेंगे। तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो हमने पहले से डिसाइड करके अपने पास लिख के रखे हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म हमने पकड़ा, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स किस कैटेगरी के कैरेक्टर से मैच कर रहे हैं, वो काम हो गया। उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब उस कैटेगरी में डाल देंगे। जब वो ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक प्लेस मिल जाएगा क्लासिफिकेशन में, एक कैटेगरी मिल जाएगी, तब जाके उसका हम नाम रखेंगे, तभी हम नाम रख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, टैक्सोनॉमी का बेसिक है, राइट। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ है, अब हम उसे ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं कि टैक्सोनॉमी पहले नहीं होती थी। टैक्सोनॉमी का अब हम लोग तो पढ़ने लगे हैं, बट जो पहले ह्यूमन बीइंग होते थे वो पढ़ते नहीं थे, वो बेसिकली आंखों से ही कर लेते थे, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं ना कि हाँ भाई ये एनिमल है, ये प्लांट है, ठीक है, ये इंसेक्ट है, एनिमल के अंदर इंसेक्ट है। तो ये तो हम लोग नॉर्मल अपना कॉमन सेंस लगाते हैं ना, क्या हम लोग कॉपी किताब लेके बैठ जाते हैं कि नहीं भाई इसकी 4 टांगें हैं, 4 टांगें तो भाई कुत्ते में भी है, तो क्या ये इंसेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं करते ना। वो हमारे पास कॉमन सेंस है, वही कॉमन सेंस पहले के लोगों में भी था कि वो मोटे मोटे तौर पे चीज़ों को कैरेक्टराइज कर सकें कि हाँ भाई ये प्लांट है, ये एनिमल है, एनिमल में ये मैमल है, ये इंसेक्ट है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज पहले भी थी, टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। बेसिकली जो अपने खुद के काम की होती थी उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे, ऐसा नहीं था कि वो खोजबीन करने निकल जाते थे, नहीं, उनके रोज़ में काम आ रहा है कि हाँ भाई ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट को हमें अगर मान लो खाना है तो किस तरीके से खाएंगे, ठीक है। कुछ फ्रूट्स हैं तो फ्रूट को पकाने की तो ज़रूरत होती नहीं है ना, उन्हें पता है ये फ्रूट है, कच्चा भी खा सकते हैं, ठीक है। और वहीं वो मीट ले आए, ठीक है, मीट को क्या है, उन्हें पता है कि मीट है, कच्चा नहीं खाएंगे, पका के खाएंगे, तो ये चीज़ तो उन्हें पहले से ही पता है ना। तो अपने यूज़ के बेसिस पे वो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना पहले भी जानते थे, मोटे मोटे तौर पर, डीपली जाके नहीं, ठीक है। In early days, human being needed to find sources for their basic need of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification was based on use of various organism. ये लाइन आप अंडरलाइन करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोल रहा है कि पहले क्योंकि इंसान की ज़रूरत सिर्फ रहना, कपड़ा और शेल्टर ही था, तो अपने यूज़ के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म उनके काम में आती थी सिर्फ उनकी ही नॉलेज उनको होती थी। तो जो पहले की सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होते थे वो सिर्फ ऑर्गेनिज्म के यूज़ के बेसिस पे थे कि उनका यूज़ कैसे करेंगे, राइट। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। ऐसा और ह्यूमन बींग, ठीक है,
वो सिर्फ इस बात पे इंटरेस्टेड नहीं थे, वो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में या उनकी डाइवर्सिटी के बारे में ही जानने के लिए उत्सुक नहीं थे, वो बेसिकली उनके बीच में रिलेशन भी ढूंढते थे। ठीक है, रिलेशन भी ढूंढते थे। और ये जो ब्रांच है पढ़ाई का, जो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन ढूंढे, रिलेशन इन द सेंस एंसेस्टर क्या उनके एक थे। ठीक है, बेसिकली यही होता है। ठीक है, उनका इवोल्यूशन हुआ होगा तो क्या उनके एंसेस्टर सेम है, वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। राइट, जैसे एनिमल्स, क्यों हमने उन जितने भी एनिमल्स हैं, पोरफायरा और सिलेंट्रेट्स, प्लेटिहेलमिन्थस, ये सब एनिमल्स हैं, उनमें कुछ तो रिलेशन हुआ होगा, जो रिलेशन होगा जिसकी वजह से वो एक ही कैटेगरी आए हैं किंगडम एनिमेलिया में। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ये जो ब्रांच है सिस्टमैटिक्स, उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है। ठीक है, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। वर्ड, ये जो सिस्टमैटिक है वो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डिराइव हुआ है। ठीक है, सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वाला लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए कि सिस्टमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लिनियस का एक पब्लिकेशन था, एक बुक थी जिसका टाइटल उन्होंने सिस्टेमा नेचुरे रखा था। अच्छा, अब जो सिस्टमैटिक का स्कोप है, क्या क्या चीज़ें सिस्टमैटिक जो स्टडी ब्रांच है उसमें कवर की जाती हैं, जैसे कि अच्छा क्या बोल रहा है कि जितनी भी चीज़ें सिस्टमैटिक्स में पहले कवर की जाती थी, अब बाद में उनको और बढ़ा दिया गया था, मतलब स्कोप थोड़ा और रेंज बढ़ाया गया था, और भी चीज़ें इंक्लूड की गई थी, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन भी सिस्टमैटिक में इंक्लूड किया गया था, और साथ ही साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इसको भी इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ अगेन हो गया। क्या क्या चीज़ें इसमें लिखने लायक हैं, नेक्स्ट पेज में आई थिंक ये रहा। राइट, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप। हमें पता है क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म आपने उठाया और फटाक से उसको किसी कैटेगरी में डाल दिया। नहीं, हमें कई प्रोसेसेस से उसे गुजारना पड़ता है। एनिमल किंगडम का है, बट कौन से क्लास का है, जीनस का है, कई सारी चीज़ें, कई सारे स्टेप्स में ये काम होता है पूरा का पूरा। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने में, क्लासीफाई करने में कई स्टेप्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हायरार्की ऑफ स्टेप होता है, एक सिंगल स्टेप में नहीं होता है। और जितने भी स्टेप में हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, उन सभी को रैंक या कैटेगरी या टैग्जा बोला जाता है। क्या बोल रहे हैं कि डॉग लिया, डॉग इज़ अ स्पीशीज़, तो वो स्पीशी वाले रैंक पे है अभी। अब उसको और थोड़ा क्लासिफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डॉग एक पर्टिकुलर जीनस से है। ठीक है, जीनस से है तो वो जीनस वाली रैंक में फिर जाएगा। फिर उसके बाद फैमिली, और वही चीज़ है, बार बार वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। नाउ सिंस कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब हम टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, देखो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन एक ही चीज़ मानी जाती है लगभग। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्योंकि कैटेगरीज, रैंक, लेवल, वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी या रैंक में रखना। तो वो तो इसकी वजह से जो कैटेगरी है वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ही पार्ट है। तो इस वजह से इस कैटेगरी को सिंपल कैटेगरी ना बोलते हुए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। सब चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, कैटेगरी एक है, रैंक एक ही है, टैक्सोन एक ही है, लेवल, सब चीज़ें एक ही हैं, बस नाम अलग अलग बोल करके आपको ये परेशान करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट्स यहाँ से आएंगे। ठीक है, एंड ऑल कैटेगरीज, जितने भी कैटेगरीज हैं सारे एक साथ मिल जाएं तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक बार आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको दिखा दूं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब ये है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, ये स्पीशीज़ एक टैक्सा है, एक रैंक है, एक लेवल है, या एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, सब एक ही चीज़ है। ये एक रैंक है, ये एक रैंक है, ये एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी है। ये सारे के सारे कैटेगरी एक साथ मिलके एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जितनी भी कैटेगरी है, जितनी भी कैटेगरी है उसको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इनफैक्ट वो रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। ठीक है, टैक्सोन सिंगल है और
जो हमारा प्लूरल फॉर्म है टैक्सा, कई सारे लेवल्स आ जाएं तो उसको टैक्सा बोलेंगे, एक लेवल को टैक्सॉन बोलते हैं। ठीक, अच्छा ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लीजिए कि ईच कैटेगरी, चाहे वो स्पीशी है चाहे वो जीनस है, अब इसी से हम लोग एग्जाम्पल से लेके चलेंगे, इजी लगता है, चाहे वो स्पीशीज़ है जीनस है, स्पीशीज़ भी है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जीनस भी है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल। अब ये जो हायरार्की है और ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात कर रहा है वो एक एग्जांपल से समझाएगा। जैसे इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली इंसेक्ट क्या एक ही इंसेक्ट होता है? अगर हम बोले कि हाउस फ्लाई इंसेक्ट है, क्या मॉस्किटो इंसेक्ट नहीं है? नहीं है ना। तो इंसेक्ट क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कॉमन फीचर होते हैं, जैसे कि 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकग्नाइजेबल concrete object which can be classified and thus were given a rank or कैटेगरी। इसका मतलब क्या है कि हम इंसेक्ट को एक ग्रुप मान रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर लिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तब हम इसमें इंसेक्ट ग्रुप में डालेंगे। तो इसको सिंपली एक ग्रुप कहने के बजाय सीधे कैटेगरी या रैंक का नाम दे दिया गया। ठीक है, सीधे कैटेगरी या रैंक का नाम दे दिया गया ग्रुप बोलने के बजाय। ठीक है, नाउ कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। क्या बोल रहा है? ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। वही बात बोल रहे हैं कि हमने इंसेक्ट ग्रुप, रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। वही बात है कि इंसेक्ट एक ग्रुप है। इन्होंने बोला पहले कि इंसेक्ट एक ग्रुप है, इस ग्रुप में हमने कुछ कैरेक्टर्स डिसाइड कर लिए कि ये चीज़ें होंगी तो इस ग्रुप में डालेंगे, तो इसको ग्रुप बोलने के बजाय सीधे कैटेगरी का नाम दे दिया गया। वही चीज़ बोला है कि ग्रुप रिप्रेजेंट है कैटेगरी। रिप्रेजेंट डिनोट्स, मतलब सेम ही चीज़ें हो जाना, राइट। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, वही चीज़ें हैं कि कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। देखो ये जो रिप्रेजेंट है डिनोट बोल करके कंफ्यूज कर रहा है। कैटेगरी और रैंक में होगा कुछ डिफरेंस, पर हमारे स्कोप में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग ग्रुप बोले, कैटेगरी बोले, रैंक बोले, लेवल बोले, टैक्सॉन बोले, सब एक ही चीज़ मान करके रखना। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। हमारे लेवल पे होगा तो हायर क्लास में पढ़ लिया जाएगा, पढ़ा लिया जाएगा। अभी इस पर कुछ ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, वही बात है, ग्रुप बोलो, कैटेगरी बोलो, रैंक बोलो, टैक्सॉन बोलो, लेवल बोलो, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलो, सब एक चीज़ है। नाउ दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इसका मतलब ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरी हम बोल रहे हैं वो एक बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं हैं। ठीक है, ये जो कैटेगरीज हैं जैसे कि जीनस है और हमारा मान लो फैमिली है, क्लास है, ऑर्डर है, बायोलॉजिकल एंटिटीज़ मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअल में होते हैं। ठीक है, नॉट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ऐसा नहीं है कि बाहर से हमने कुछ डिफरेंसेस देख लिए तो सिमिलैरिटीज़ देख ली तो एक साथ रख लिया, नहीं, एक्चुअल में हमें उसको डीप डाइव करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डीप जा करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है, सिंपल टैक्सोन। वैसे ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division. Division plants के लिए यूज़ होता है और phylum यूज़ होता है animals के लिए। Class, order, family, genus and species। क्या बोल रहा है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ की वजह से ही जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी तक जाने गए हैं उनको हम लोग इन सब अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं। ठीक है, और इनमें डालने का बेसिस क्या रहता है? हम लोग कॉमन फीचर्स ढूंढते हैं। ठीक है भाई, दो ऑर्गेनिज्म अगर कॉमन फीचर हैं तो वो एक ही पहले तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो स्पीशीज़ दोनों की अलग होंगी। इनमें कुछ कॉमन होगा तो एक जीनस में जाएंगे, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन होगा तो एक फैमिली में जाएंगे। तो इस तरीके से कॉमन चीज़ों को ढूंढ करके हम लोग उनको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस नहीं, कॉमन चीज़ें ढूंढ के। All organisms, including those in plant and animal kingdom, have species as the lowest category. Species सबसे lowest category होता है। Now the question you may ask is
हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। अभी जितने भी कैटेगरीज में हम ऑर्गेनिज्म रखते हैं उनको रखते कैसे, एक्चुअल में क्लासिफिकेशन हम करेंगे कैसे। बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वही बात है कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिज्म दे दिया गया और आपको बोला है कि इसको क्लासीफाई करो, इसको किसी कैटेगरी में डालो, तो उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि जिस कैटेगरी में आपको बोल रहा है, जिन भी कैटेगरी में डालने के लिए, मान लो ये है कैटेगरी 1 और ये है कैटेगरी 2, इस कैटेगरी में कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो होने चाहिए फिक्स, वो कैरेक्टर्स पहले हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद इन कैरेक्टर्स को के स्टडी के बेसिस पे ही हम पहले मैच करेंगे कि एक्चुअली में ये जो ऑर्गेनिज्म में है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर 1 वाले लिस्ट से, कैटेगरी 1 वाले लिस्ट से मैच कर रहा है या कैटेगरी 2 वाले से। फिर ये मान लो कैटेगरी 1 वाले लिस्ट से मैच कर रहा है तो इस ऑर्गेनिज्म को इस कैटेगरी में डाल देंगे। तो वही बात बोल रहे हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कैरेक्टर का नॉलेज होना। किसके कैरेक्टर का नॉलेज होना? पहला जो इंडिविजुअल है, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल है उसमें क्या कैरेक्टर्स हैं वो पता होने चाहिए। और दूसरा जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या जो कैटेगरी है जिसमें हमें इसे डालना है, जिन भी कैटेगरीज में हमें इसे डालने के लिए बोला गया है, उन कैटेगरीज में क्या कैरेक्टर हमने डिसाइड किए हैं वो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम लोग इन दोनों की कैटेगरीज को मैच कर सकें इन सब के। तब जा कर के हमें पता चलेगा इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है कि इससे मैच कर रहा है। जिससे भी मैच कर रहा है उसको उसमें डाल देंगे, ठीक है। Now, this help in identifying similarities and dissimilarities among the individual of same kind of organism as well as other kind of organism, ठीक है। अब यही कि एक ऑर्गेनिज्म 1 है, ऑर्गेनिज्म 2 है, ठीक है, और ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। अब इसमें जो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स दिए हैं मैच कराने के लिए, उसमें मान लो 3 हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं, इसमें भी 3 हैं। अब इनमें से 3 के 3 कैरेक्टर इसके साथ मैच कर रहे हैं और ऑर्गेनिज्म 2 के लिए सिर्फ 2 कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। कैटेगरी 2 में से देखा जाए तो इन तीनों में से एक भी कैरेक्टर इससे मैच नहीं कर रहा, एक भी। और जो इनमें से 2 कैरेक्टर्स हैं वो इस वाले ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म कैटेगरी 1 में जाएगा और ये वाले 2 में, ठीक है। तो यही बेसिकली बात कर रहा है कि इसमें हमें पता चल जाता है कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है, उसके बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई करते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो भी ठीक, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। ये उस पैराग्राफ में से ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक्चुअल में याद करने वाला पार्ट आ गया है। स्पीशीज़ क्या है? देखो, स्पीशीज़ है टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं, उनको स्पीशीज़ में रखा जाता है, ठीक है। स्पीशीज़ में रखा जाता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिनमें फंडामेंटल स्पीशीज़ है, उनको फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ है, उनको एक ही स्पीशीज़ में रखा जाता है, ठीक है। उनमें सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, डिफरेंसेस बहुत कम, तभी या ना के बराबर। जैसे होमोसेपियंस हम भी हैं, हमारे मम्मी पापा भी हैं, तो हम वी बोथ आर 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बट हमारे क्योंकि कैटेगरीज जो सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वी आर बोथ सेम स्पीशीज़। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसका मतलब कि एक स्पीशी और 2 स्पीशी, मान लो यहाँ 2 स्पीशीज़ है, ये पहला स्पीशी और ये दूसरा है, दोनों स्पीशीज़ अलग अलग हैं, वो हमें ऊपर से देख के पता चल जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम में और डॉग, वी बोथ आर 2 डिफरेंट स्पीशीज़, तो अगर हमें स्पीशीज़ अलग अलग करना है तो हमें पता है कि आंखों से देख के पता चल जाएगा भाई वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अलग स्पीशी है और हम अलग हैं। ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती है स्पीशीज़ अलग अलग करने के लिए, ठीक है। लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है, पैंथरा लियो लायन है। इनमें जो इंडिका है, ट्यूबरोसम है और लियो है, दीज आर द स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज़, जबकि पहले वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथरा ये जीनस को सिग्निफाई करते हैं। नाउ एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल और टैक्सॉन ऑफ लेवल और लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। वही है कि जीनस हायर लेवल हो गया ना, स्पीशीज़ से हायर, ठीक है, सबसे हायर नहीं, स्पीशीज़ से हायर। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities। क्या बोल रहा है कि एक जीनस में एक से ज़्यादा
ठीक है, एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, और जितने ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट, मान लो 3 स्पेसिफिक एपिथेट हैं तो 3 स्पीशीज़ ही होंगे, 3 स्पीशीज़ ही होंगे। बस उनमें क्या है, उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पैंथरा के पास एक लियो तो हमने देख लिया, उसके अलावा टिग्रिस होता है यानी टाइगर, पैंथरा टिग्रिस यानी टाइगर। सोलैनम में एक हमने ट्यूबरोसम यानी पोटैटो देख लिया। इसके अलावा सोलैनम का एक और स्पेसिफिक एपिथेट लगता है सोलैनम नाइग्रम, ठीक है, और दूसरा मेलेंजोना दैट इज़ ब्रिंजल। ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो हमारी जो स्पीशीज़ है वो सेपियन है और जीनस होमो है, इसलिए ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस होता है। स्पीशीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गया। जीनस की बात करते हैं तो जीनस में क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, दो स्पीशीज़, दो अलग अलग स्पीशीज़ जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिसेंबल करते हैं। उनमें भी लाइक डिफरेंसेस होंगे बट बहुत ज़्यादा नहीं, डिफरेंसेस होंगे बट बहुत ज़्यादा नहीं, उनको हम लोग एक जीनस में रखते हैं। इनमें जो कैरेक्टर्स हैं ज़्यादा कॉमन होते हैं, मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा। मान लो ये जेनरा 1 है, ठीक है, एक जीनस 1 है और एक जीनस 2 है। फॉर एग्जांपल आप एक सोलैनम ले लो, सोलैनम में आपको पता है पोटैटो ब्रिंजल आता है, और दूसरा हमने होमो सेपियंस ले लिया। अब होमो सेपियंस में जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनको आप देखोगे और सोलैनम में देखोगे तो आपको पता होगा कि इन दोनों में बहुत, ये जो दो अलग अलग जीनस है, इन दोनों के अलग अलग जीनस के ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है। बट होमो सेपियंस यानी होमो वाले कैटेगरी में, होमो वाले जीनस में जितने भी स्पीशीज़ हैं उनमें आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होगी। मतलब सिंपल सा, एक जीनस 1 है, एक जीनस 2 है। जीनस 1 में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं मान लो 100 हैं, जीनस 2 में आने वाले मान लो ये भी 100 हैं। इन 100 ऑर्गेनिज्म के आपस में जो फीचर्स है बहुत मिलते होंगे, इनके आपस में बहुत मिलते होंगे। बट अगर यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म उठा लिया जाए और यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म उठा लिया जाए तो इनमें जो सिमिलरिटीज़ होती हैं वो बहुत कम होती हैं। नाउ वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। जैसे कि पोटैटो, ब्रिंजल, ये दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, पोटैटो का ट्यूबरोसम, ब्रिंजल का मेलेंजोना, बट ये एक ही जीनस सोलैनम को बिलोंग करते हैं, राइट। उसी तरीके से लायन यानी लियो, लेपर्ड यानी पैराडस, टाइगर यानी टिग्रिस, ठीक है, ये क्या है, अलग अलग स्पीशीज़ हैं, स्पेसिफिक एपिथेट हैं, बट एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं दैट इज़ पैंथरा विथ सेवरल कॉमन फीचर्स। इनमें भी आपस में बहुत सारे कॉमन फीचर्स होंगे। आर ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथरा। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस। फेलिस क्या है, फेलिस भी एक जीनस है जिनमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कैट है। फैमिली, नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली। फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। इनमें स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स घटते जाएंगे, इसीलिए बहुत ध्यान से उस ऑर्गेनिज्म को बहुत डीपली जाके स्टडी करना पड़ता है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल यानी ऊपर ऊपर से देख के पता नहीं चलेगा। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज़। प्लांट स्पीशीज़ की बात करें तो जब हम फैमिली बनाते हैं किसी भी प्लांट स्पीशीज़ का, ठीक है, कुछ 2-3 प्लांट स्पीशीज़ ले लिया तो उनका जब फैमिली डिसाइड करते हैं तब बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों को कंसिडर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा जैसे कि जेनरा सोलेनम, जेनरा पेट्यूनिया, दतूरा, ये तीनों के तीनों अलग अलग जीनस हैं और वो एक ही फैमिली का हिस्सा सोलेनेसिए का हिस्सा है, ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो जैसे कि जीनस पैंथरा जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं, और उसके साथ दूसरा जीनस फेलिस जिसमें कैट्स आते हैं। ये दोनों के दोनों जीनस एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं दैट इज़ फेलिडे, ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज़, ठीक है। फेलिडे में देख लिया हमने कि पैंथरा आता है और फेलिस आता है। कैनिडे में क्या आता है, बेसिकली डॉग्स आते हैं, ठीक है। कैनिडे क्या है, तो यहाँ पर कितनी फैमिलीज़ की बात हुई, कैनिडे, फेलिडे, सोलेनेसिए। अब यहाँ पर फैमिली में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आता है ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। क्या बोल रहा है, यू हैव सीन अर्लियर that categories like species, genera and family are based on number of similar characters। तो जैसे जैसे
हम लोग ऊपर जाते हैं कैटेगरीज में, हायर कैटेगरीज में जाते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है. जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स. वही बात है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कैटेगरीज में, क्योंकि सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत कम हो जाते हैं, तो हम बेसिकली कैरेक्टर्स सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर हमें कंसिडर करना पड़ता है. ठीक है. ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इज असेंबलेंज ऑफ फैमिली. ठीक है, ढेर सारी फैमिली मिलके एक ऑर्डर बनाएंगे विच एक्सिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. राइट. द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन द फैमिली. ठीक. नाउ प्लांट फैमिलीज लाइक प्लांट की फैमिली, एक तो सोलेनेसिया पीछे पड़ा था और यहाँ पर आ गया कॉन्वोल्वुलेसिए. ये दोनों के दोनों फैमिली एक ऑर्डर दैट इज़ पॉलीमोनियल्स का हिस्सा है. अच्छा, इन दोनों फैमिलीज़ को एक साथ रखने का, ठीक है, इन दोनों फैमिलीज़ को एक साथ एक ही ऑर्डर में रखने का जो बेसिस था वो था मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स. ठीक है, हम लोग ने फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन दोनों को एक ही ऑर्डर में रखा है. सेम उसी तरीके से कार्निवोरा क्या है, एक ऑर्डर है जिसके अंदर फैमिलीज जैसे कि फेलिडे और कैनिडे आते हैं. ठीक है, फेलिडे और कैनिडे आते हैं. क्लास की बात करें, अभी जो कैटेगरी है उसमें रिलेटेड ऑर्डर्स रहते हैं. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा. फॉर एग्जांपल ऑर्डर जैसे कि प्राइमेटा, और प्राइमेटा एक ऑर्डर है. ठीक है, प्राइमेटा क्या है, एक ऑर्डर है जिसमें मंकी, गोरेला, गिब्बन्स आते हैं, जिनको ऑर्डर कार्निवोरा, जो ऊपर हमने देखा था कि कार्निवोरा में फेलिडे और कैनिडे फैमिली आते हैं, कार्निवोरा ऑर्डर और प्राइमेटा ऑर्डर दोनों को एक ही क्लास मैमेलिया में रखा गया है. ठीक है, और मैमेलिया में और भी क्लासेस आते हैं. ठीक है, और भी ऑर्डर्स आते हैं. ज़रूरी नहीं है कि मैमेलिया में सिर्फ कार्निवोरा और प्राइमेटा आते होंगे, और भी ऑर्डर होंगे, बट ये एज ए एग्जाम्पल बस ये दो दिए हैं, तो इन्हीं को ध्यान में रखना है. फाइलम, classes comprising animals like fishes, amphibian, reptiles, bird along with mammal. तो ये जितनी भी चीज़ें दी हैं, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, ये क्या हैं, क्लासेस हैं. ठीक है, इन सभी क्लासेस को एक साथ एक फाइलम में रखा गया है. ठीक है, एक फाइलम में रखा गया है. उस फाइलम का क्या नाम है, कॉर्डेटा. ठीक है, किस बेसिस पे रखा गया है, बेस्ड ऑन कॉमन फीचर जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो, डॉर्सल यानी लाइक पीठ की साइड, हमारी पीठ की साइड यानी पीछे साइड, दैट इज़ डॉर्सल. वहाँ पर क्या है, एक हॉलो न्यूरल सिस्टम है, उसके बेसिस पे, और नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ये जितने भी हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इनको एक ही फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है. प्लांट के केसेस में जो हायर कैटेगरी है, फाइलम नहीं, हम उनको डिवीज़न बोलते हैं. ये पहले भी लिखा हुआ था. ये है जितने भी पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का, दैट इज़ किंगडम. ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला. ठीक है, अलग अलग फाइला के जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे एनिमल किंगडम में फाइलास दिए हैं, पोरफायरा, ठीक है, स्टीनोफोरा, सीलेंट्रेट्स, प्लैटीहेलमिंथस, ये सारे के सारे फाइलम्स हैं जिनको एक ही किंगडम एनिमेनिया में रखा गया है इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स. और वैसे ही प्लांट्स के लिए प्लांटे बनता है. ऑन द अदर एंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन. ठीक है, हैंस फोर्थ we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. Now taxonomic is categories from species to kingdom. ये इस figure are shown in ascending order starting with species. ascending मतलब छोटे से बड़ा, तो ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, ये बात इसने बोली है इस फिगर में. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various. ये यहाँ पर जो कैटेगरीज दिए हैं ज़रूरी नहीं है कि यही हैं, इनके बीच में और भी कई कैटेगरीज हो सकती हैं, बट वो हमारे स्कोप पे नहीं है.
क्यों रखा है? ताकि और अच्छे से क्लासिफिकेशन हो सके। जितने ज़्यादा कैटेगरीज उतना ज़्यादा डिटेल्ड हम उस ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे और उतने अच्छे से हम उस ऑर्गेनिज्म को जान पाएंगे। लुक एट द हायरार्की इन फिगर दिस, जो नीचे दिखाई थी। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? फॉर एग्जाम्पल, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ठीक है। मान लो एक ही जीनस में, जैसे कि सोलैनम में एक पोटैटो है, एक ब्रिंजल है, उन दो में ये दो स्पीशीज़ हैं, इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी। अब फैमिली में जो दो जीनस हैं उनमें सिमिलैरिटी होगी बट बहुत कम होगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर्स घटते जाएंगे, राइट। लोअर टैक्सा जैसे कि स्पीशीज, जीनस, इनमें कैरेक्टरिस्टिक मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सोन शेयर, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगी। हाइयर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू रिमाइंड टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, ठीक है। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। और ये टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे मैन, होमोसेपियन, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है। इसमें जीनस क्या क्या है, इनकी फैमिली क्या क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, डिवीजन या फाइलम क्या है, ये आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। और ये डायग्राम तो आपको पता चल गया, ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी का है, शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में है। ये बात ध्यान में रखना। डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। और ये है किंगडम वाले पैराग्राफ में जितनी भी चीज़ें लिखनी है वो सारी चीज़ें, राइट। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।